प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विगत व्याख्यान की कड़ी में यानी हिंदी नाटक के विकास के अंतिम चरण साठोत्तरी हिंदी नाट्य साहित्य पर बात करेंगे, जिसे 1960 से लेकर अब तक माना जाता है। भारतवर्ष में सन 1960 के बाद साहित्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विश्व के साथ देश के उन्मुक्त संपर्क ने भारतीय जनमानस को इतना अधिक प्रभावित किया कि हमारे सोचने, समझने और यहाँ तक कि हमारी अभिव्यक्ति की पुरानी शैली को भी छोड़ दिया, यानी नई शैली अपना लिया अभिव्यक्ति की। रंगमंच के प्राचीन बंधनों को अस्वीकार करते हुए चमत्कारों का आश्रय लिए बिना अब नाटककार दर्शकों में गहरे बैठकर उनके आंतरिक यथार्थ की खोज करने लगे। हिंदी नाटकों में यह प्रयोग साठोत्तरी रहा, यानी 60 के दशक के बाद में या 1960 के बाद में जो ये लक्षण दिखने लगे वो साठोत्तरी कहलाने लगे, क्योंकि समकालीन व्यक्ति अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। साठोत्तरी काल में जो नाटक लिखे जा रहे थे उसके प्रमुख विषय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदि थे। इस परिवेशगत परिदृश्य पर संक्षिप्त चर्चा करके हम साठोत्तरी नाटकों की मूल प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। समकालीन राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उस समय राष्ट्र की भावात्मक एकता का नारा दिया गया, लेकिन प्रांत प्रांत के बीच कभी सीमा तो कभी नदियों के जल तो कभी केंद्र राज्य संबंध तो कभी भाषा आदि के कारण भावात्मक एकता न बन पाई। ऊपर से राजनीतिक संघर्ष गहराने लगा। सारे राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। धीरे धीरे प्रजातंत्र कमज़ोर होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप समाज का ढांचा चरमरा रहा था। जातिवाद और संप्रदाय को जितना कम करने की कोशिश की गई उतनी ही उनकी जड़ें मजबूत होती गई। वर्ण वैषम्य को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, परंतु वे सब खोखली साबित हुई। सामाजिक स्थिति के साथ साथ उन दिनों आर्थिक स्थिति भी काल बनकर देश की जनता पर भारी पड़ रही थी। देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए गए, परंतु उनमें पूंजीवादी व्यवस्था उभर कर सामने आई, जिसके कारण शोषक और शोषित की समस्या बढ़ी। इन कारणों से हमारी तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो गई। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक स्थिति भी प्रभावित हुई, जिसके कारण पीढ़ी संघर्ष, रिश्तों में बड़ी दरारें, संक्रमित स्त्री पुरुष संबंध, आचार विचार, मान्यताएं, मुखौटा धर्मी इंसान, संघर्ष, दिशाहीनता, अनास्था,
स्वच्छंद यौनाचार, आयातित संस्कृति और कलाभिरुचि तथा अपने को आधुनिक बनाने की लालसा के कारण भारतीय संस्कृति को भूलकर पूरा भारतवर्ष चकाचौंध पैदा करने वाली रंग बिरंगी रोशनी में तेज धुनों वाले वाद्यों और संगीत पर डिस्को नृत्य करते करते दिग्भ्रमित हो अपनी अस्मिता को भूलते जा रहे थे। इस परिवेशगत परिवर्तन के कारण साठोत्तरी काल में हिंदी नाटकों में अद्भुत परिवर्तन देखने में आया। नाटककारों ने आज के जीवन से सीधे सीधे जुड़ी कथा को तो कभी पौराणिक मिथकों को और ऐतिहासिक बोध को आधार बनाया, तो कभी देश की स्थितियों, उनकी संगति विसंगतियों तथा संवेदनाओं, बनते बिगड़ते रूपों आदि को लेकर नाटककारों ने अपने नाटक लिखने शुरू किए। साठोत्तरी हिंदी नाटकों पर विचार व्यक्त करते हुए विजयकांत धर दुबे लिखते हैं, साठोत्तरी हिंदी नाटक में मानव संवेदनाओं की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है। सच तो यह है कि आज के नाटक अपने कलात्मक परिदृश्य के लेखकीय नज़रिए के साथ तथ्यों और मूल्यों का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें समय के परिवर्तित संदर्भों, मानव रूपों और अवधारणाओं को सहजता से देखा परखा जा सकता है। साठोत्तरकालीन नाटकों में प्रयुक्त प्रवृत्तियों की चर्चा कर लेने जरूरी है, यानी प्रवृत्तियों की चर्चा करना जरूरी है। किन प्रवृत्तियों के आधार पर साठोत्तरी नाटक आगे बढ़ा? क्योंकि सन 60 के बाद कथ्य शैली शिल्प में अद्भुत परिवर्तन आया। प्रस्तुत काल के नाटकों में दो कोटियाँ या दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, कथ्यगत प्रवृत्ति और शैलीगत प्रवृत्ति। शिल्पगत प्रवृत्तियों के बारे में अलग अलग विद्वानों के मत भी हैं। सिद्धनाथ कुमार, दशरथ ओझा और विष्णुकांत शास्त्री ने समान रूप से नए नाटकों के इतिहास और पुराण पर आधारित इतिवृत्त को नितांत नई भंगिमा में प्रयुक्त किए जाने की बात की है। यह प्रवृत्ति वस्तुगत है और कथानक से संबंधित भी। इसी प्रकार लक्ष्मीनारायण लाल, विष्णुकांत शास्त्री, दशरथ ओझा और सिद्धनाथ कुमार ये सभी यह भी मानते हैं कि नाटकों की रंगमंचीय प्रस्तुति में प्रस्तुत शैली की नवीनता भी नए नाटकों की एक मुख्य प्रवृत्ति है। कथ्य शैली और शिल्प के आधार पर नाटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण इस तरीके से किया जा सकता है। ऐतिहासिकता। नए नाटकों के उद्भव के पहले ऐतिहासिक और पौराणिक प्रवृत्ति के नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है। नए नाटकों ने इस परंपरागत प्रवृत्ति को स्वीकार किया है, लेकिन ज्यों क्या त्यों नहीं। उसमें कुछ इन्होंने अपने युगानुरूप बदलाव भी किए हैं। आज नाटकों में इतिहास और पुराण का उपयोग इसी सीमा तक किया जाता है जिस सीमा तक वे अपने युग को व्यक्त कर सकें। साठोत्तरी नाट्य साधना में अनेक नाटक लिखे गए जिसमें कथ्य की इस नवीन प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। नरेंद्र कोहली का संबूक
इस प्रवृत्ति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है, जिसमें अतीत का एक पात्र वर्तमान में न्याय मांगने आता है और द्वार द्वार न्याय की याचना करता हुआ वर्तमान की समस्त विसंगतियां उधेड़ जाता है। यानी वर्तमान की जो स्थिति है, जो प्राचीन काल में थी, वही स्थिति जस की तस आज वर्तमान में भी देखने में आती है। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जिसे मोहन राकेश जी ने लिखा है। यह भी ऐतिहासिक कथा पर आधारित नाट्यकृति है। इसमें ऐतिहासिक कथानक की पुनरावृत्ति न होकर ऐतिहासिक पात्रों को नए संदर्भ में रूपायित किया गया है। एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष ने अतीत की विसंगतियों को समकालीनता से जोड़ दिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा शासन व्यवस्था के जन्म की कहानी और उसकी वर्तमान स्थिति की असमानता को दर्शाता है। हरि कृष्ण प्रेमी का अमृतपुत्री नाटक प्रख्यात है। इस नाटक में सिकंदर की विश्व विजय कामना को टूटते हुए दिखाकर भारतवासियों की आंतरिक कूटनीति को प्रस्तुत किया है। इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों के अलावा 1962 में श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव ने सिद्धार्थ का गृह त्याग, वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी, श्री राम कुमार वर्मा ने अशोक का शोक, ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने चिराग जल उठा और सुरेंद्र वर्मा ने श्वेत बंधु नाटक लिखकर इस प्रवृत्ति को नई दिशा दी। इन सभी नाटकों का आवरण या कलेवर भले ही ऐतिहासिक प्रतीत होता हो, लेकिन इनकी आत्मा आधुनिक है। वास्तव में देखा जाए तो नाटककारों की मान्यता यह रही है कि ऐतिहासिक नाटकों के आधार पर आधुनिक अर्थ व्यंजना प्रदान करना, यानी ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से वर्तमान या समकालीन परिवेश की व्यंजना करना। इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है, जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। अब दूसरी प्रवृत्ति आती है पौराणिकता। समकालीन पौराणिक नाटकों को वर्तमान युगबोध परक बनाने का प्रयत्न किया गया है। पौराणिक परिवेश के फलक पर उन्होंने आज के मानव का जीवन देखा है, इसलिए पौराणिक कथ्य के देव पात्र आज के समाज के महान व्यक्ति का व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं। आज की जीवन दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूति परक व्यक्तित्व पा जाते हैं। वे आज के मानव के सामने कष्टों से जूझते तथा समाधान करते रहते हैं। वस्तुतः पौराणिक नाटकों को वर्तमान युग बोध परक बनाने का प्रयास भी किया गया है। इनमें प्रमुख नाटककार सुरेंद्र वर्मा, जिनका द्रौपदी नाटक है, वो 1972 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में महाभारत के प्रमुख स्त्री पात्र द्रौपदी के कथा प्रसंग को वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष दिखाना नाटककार का उद्देश्य रहा है। दूसरे नाटककार नरेंद्र कोहली ने रामायण की एक कथा की पृष्ठभूमि पर शंबुक की हत्या नामक नाटक लिखा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असामयिक मृत्यु पर राजा राम को शंबुक की हत्या करनी पड़ी।
इस कथा को नाटक का आधार बनाया गया है और संबूक को अनिष्ट तत्वों का प्रतीक बताया है। जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा 1969 में लिखा। माथुर कहते हैं कि मैंने पृथु के रूप में नेहरू की तेजस्विता और व्यथा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। यानी खुद नाटककार बताता है कि पौराणिक नाटकों में वर्तमान को किस प्रकार अभिव्यक्ति दी जाती है। वो कहते हैं कि जो पृथु नाम का पात्र है उसमें नेहरू की तेजस्विता और उनकी व्यथा यानी उनकी पीड़ा को उसमें समाहित करके अभिव्यक्ति की चेष्टा की है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 1975 में आता है। इसमें भी पौराणिक आख्यान को आधुनिक संदर्भ में देखा गया है। पुरुष का नपुंसक होने पर अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ हम बिस्तर बनाकर उत्तराधिकारी की प्राप्ति की उसकी महत्वाकांक्षा के सामने स्त्री का मर्महात यहाँ व्यक्त किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक एक कथा कंस की या कथा एक कंस की जो 1976 में प्रकाशित हुआ। लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक एक ठहरी हुई जिंदगी मिथकीय चरित्रों पर आधारित है। ब्रजमोहन साहा का नाटक त्रिशंकु 1973 में आता है। इसमें त्रिशंकु राजा की पुराण कथा के माध्यम से वर्तमान समस्याओं को प्रकाशित किया गया है। गिरिराज किशोर ने प्रजा ही रहने दो महाभारत कालीन पृष्ठभूमि में राजनीतिक मूल्यहीनता को तथा उसकी कमजोरियों का पर्दाफाश किया है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, यक्ष प्रश्न आदि प्रमुख रहे हैं। सूर्यमुख पौराणिक पात्रों को लेकर लिखा गया मिथकीय नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु में पौराणिक पात्र के चरित्र के समानांतर समकालीन जीवन के किसी पात्र की व्यथा को रखकर वर्तमान युग की समस्या को उभारने का प्रयास किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित डॉक्टर लाल ने एक सत्य हरिश्चंद्र नाट्यकृति को जन्म देकर उस युग जीवन से जोड़ने का अभिनव प्रयोग किया है। शंकर शेष द्वारा लिखित एक और द्रोणाचार्य जो 2 भागों में विभाजित है। पूर्वार्ध में आधुनिक कथा का वर्णन है तथा उत्तरार्ध में प्राचीन कथा का वर्णन है। यहाँ महाभारत के एक पूरे संदर्भ को आधुनिक जीवन से जोड़ा गया है। इसी नाटक पर रीता कुमार की टिप्पणी उल्लेखनीय है। वो कहती हैं, डॉक्टर शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक एक सार्थक प्रयोग है जो एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के माध्यम से वर्तमान शिक्षा संस्थान में व्याप्त असंगतियों और शिक्षक के पंगु आचरण पर प्रहार करता है। शंकर शेष का दूसरा नाटक अरे मायावी सरोवर भी इसी शैली का महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें शेष ने राजा इलवलु और उनकी रानी सुजाता के माध्यम से अपने कथ्य को उभारा है। उसके अलावा भीष्म साहिनी का माधवी, मणि मधुकर का रसगंधर्व आदि नाटक पौराणिक पद्धति पर आधारित नवीन कथा वस्तु
को समाहित करते हुए लिखे गए हैं। लेकिन ये कहना न्याय संगत होगा कि ये नाटक जितने पौराणिक हैं उतने ही आधुनिक भी। इन नाटककारों ने वर्तमान की समस्याओं को या वर्तमान के परिवेश को अपने नाटक में ऐसा संग्रंथित किया है कि वो वर्तमान की समस्याओं पर खरा भी उतरता है, इसलिए वह आधुनिकता के बोध से भी पूर्णतया देखा जा सकता है। अगली प्रवृत्ति सामाजिकता। इस युग के नाटकों में कथ्य के स्तर पर जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां अपनाई गई उसमें मानव ने प्रत्यक्ष जीवन को नाटकीय कथ्य के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल के प्राय सभी नाटककारों ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों, औद्योगिक सभ्यता के अभिशापों, आर्थिक वैषम्य के दुष्परिणामों, नई पीढ़ी की दिशाहीनता, स्त्री पुरुष के संबंध, जीवन संघर्ष आदि को अपने नाटकों का कथ्य बनाने का एक प्रवाह उमड़ पड़ा था। नरेश मेहता का नाटक खंडित यात्राएं में मूल्य विघटन की कथा व्यंजित है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम दूसरा नाटक है इनका। तवन की आबरू, शुतुरमुर्ग तीसरा नाटक है। आदि सामाजिक प्रवृत्ति मूलक नाटक रहे हैं। मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों के घर नाटक में मध्यम वर्गीय पारिवारिक विघटन की कथा को बड़ी बखूबी से व्याख्यायित किया है। ब्रजमोहन शाह ने त्रिशंकु नाटक में सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। इसमें बताया है कि आज देश, समाज, ईमान, धर्म त्रिशंकु की स्थिति में है और यह तथ्य नाटक में बेकार की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। साठोत्तर युग के प्रसिद्ध सामाजिक समस्या मूलक नाटक लिखने वाले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण प्रमुख हैं। इनका रक्तमाल सामाजिक नाटक है जिसमें वर्ग भेद, जाति भेद और सामाजिक विसंगतियों को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। रात रानी इस नाटक में अर्थ और आदर्श के बीच संघर्ष दर्शाया गया है, यानी दिखाया गया है। साथ में पति पत्नी के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। मजदूर, विवाह, दहेज प्रथा तथा दाम्पत्य जीवन की तनावपूर्ण स्थितियों को भी नाटक में व्यंजित किया गया है। इन्हीं का दर्पण नाटक पुरानी और नई पीढ़ी के संघर्ष की प्रस्तुति करता है। लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य सामाजिक नाटकों में अब्दुल्ला दीवाना, गंगा माटी, सब रंग मोहभंग, सगुन पंछी, नरसिंह कथा, कलंकी, कर्फ्यू, राम की लड़ाई, पंचपुरुष और कजरीवन आदि उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक सामाजिक विषमताओं पर लिखे गए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में प्रेम, विवाह, यौन विषय, वासना, नारी स्वातंत्र्य की भावना, पति पत्नी के पारस्परिक संबंध, वर्ग भेद की समस्या, सामाजिक असंतुलित तथा यथार्थवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। मोहन राकेश जो कि प्रख्यात नाटककार हैं, इनका आधे अधूरे नाटक
मध्यम वर्गीय पारिवारिक संघर्ष को निरूपित करने वाला नाटक है। पारिवारिक विघटन की समस्या इसकी प्रमुख समस्या है। इस नाटक के संबंध में विनोद रस्तोगी कहते हैं कि आधे अधूरे आधुनिक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार में बिखराव और संत्रास की कहानी है। 5 लोगों के इस परिवार में कुछ बाहरी व्यक्ति भी आते रहते हैं। परिवार टूटने की स्थिति में है, सिर्फ आर्थिक समस्या के कारण ही नहीं, शायद अन्य आंतरिक कारणों से भी। इस प्रकार यह आधुनिक अधूरी जिंदगी, विडंबना और पारिवारिक जीवन की सार्थक कृति है। विष्णु प्रभाकर ने टूटते परिवेश नाटक में आस्था, मान्यता और मूल्यों के अलग अलग ध्रुवों में सिमटी एक परिवार की 2 पीढ़ियों में बढ़ती अजनबियत का चित्रण किया है। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार और चरणदास चोर में लोक कथात्मक प्रयोग किए हैं। अन्य सामाजिक नाटक एवं नाटककारों में अंधों का हाथी शरद जोशी, फंदी शंकर शेष, खेला पालमपुर मणि मधुकर, काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा, ओम क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार, पेपर वेट रमेश उपाध्याय, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, रेत की दीवार, कायाकल्प, एक से बढ़कर एक, स्वर्ग के पास पोर्ट, अपनी कमाई आदि राजेंद्र कुमार वर्मा के नाटक हैं। देश के दुश्मन, स्वर्ग के खंडर, नए हाथ, भागीरथी के बेटे, जनतंत्र जिंदाबाद, प्रमोशन विनोद रस्तोगी के नाटक हैं। मन का भंवर, कथा एक कंस की, सादर आपका दया प्रकाश सिन्हा, खोए हुए आदमी की खोज विपिन अग्रवाल, कल्पना के खेल काला राजा ललित मोहन थपतियाल, तिलचट्टा तेंदुआ, आला अफसर, गुफाएं मुद्रा राक्षस, दरिंदे, उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला, गरीबी हटाओ, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। त्रिशंकु सह ए मात ब्रजमोहन शाह के नाटक हैं। सिंहासन खाली है, नागपास, 4 यारों के यार, गुड बाई स्वामी, आज नहीं तो कल सुशील कुमार सिंह, शंभू की हत्या और हत्यारे आदि नाटक नरेंद्र कोहली के हैं। अपने अपने खूंटे काला मुंह गोविंद चातक के नाटक हैं। एक और अजनबी मृदुला गर्ग, मौजूदा हालात को देखते हुए आम आदमी जो मछुआरा नहीं है, मृणाल पांडे के नाटक हैं। अंधों का हाथी शरद जोशी, तालों में बंद प्रजातंत्र, अपरिभाषित, कहे ईसा सुने मूसा, हवाओं का विद्रोह विभु कुमार, लड़ाई जारी है डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल आदि साठोत्तर युग के उल्लेखनीय सामाजिक नाटक एवं नाटककार रहे हैं। अगली प्रवृत्ति प्रतीकात्मकता। साठोत्तर युग में भी प्रतीकों के प्रयोग की प्रवृत्ति विशेष रूप से नाटककारों ने अपनाई है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक सूखा सरोवर, तोता मैना, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, नरसिंह कथा आदि ऐतिहासिक पौराणिक प्रतीक नाटक हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्स, रक्त कमल, रात रानी, सुंदर रस,
दर्पण, कर्फ्यू यथार्थवादी शैली के प्रतीकात्मक नाटक है। डॉक्टर लाल मादा कैट्स की भूमिका में प्रतीक की आवश्यकता पर विचार करते हुए लिखते हैं कि नाटक में बात सीधे ढंग से क्यों नहीं कही, बात टेढ़ी थी, इसलिए तभी इसमें प्रतीक का सहारा उन्हें लेना पड़ा। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस भी प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक का पात्र श्यामांग नंद का प्रतीक है। डॉक्टर तनेजा नंद की प्रतीकात्मक पर विचार करते हुए कहते हैं, अपनी ही क्लांति से मरे हुए मृत और जीवित मृग का प्रसंग जैसे सांकेतिक रूप से भीतर ही भीतर निरंतर मरते हुए, थकते, टूटते, परंतु बाहर से जीवित नंद का ही चित्र प्रस्तुत करता है। आधे अधूरे में भी प्रतीकात्मकता है। पात्रों के नाम सांकेतिक है, जैसे काले सूट वाला आदमी पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक पहला राजा को प्रतीक नाटक की संज्ञा प्राप्त है। यहाँ भी उन्होंने लिखा है कि मैंने पृथु के रूप में नेहरू की तेजस्विता और व्यथा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है, यानी पृथु को नेहरू का प्रतीक बनाया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक शुतुरमुर्ग, सर्वेश्वर दयाल का बकरी, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, ललित सहगल का हत्या एक आकार की, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, दया प्रकाश सिन्हा का कथा एक कंस की उल्लेखनीय प्रतीकार्थ नाटक है। शुतुरमुर्ग स्वयं राजनीतिक छलावे का प्रतीक है। बकरी का आविर्भाव स्वातंत्रोत्तर काल में जनता की मनोदशा की छवि को रेखांकित करता है। सुरेंद्र वर्मा के 3 नाटक द्रौपदी, 8वां सर्ग और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक भी प्रतीकात्मक नाटक है। 8वां सर्ग का कथ्य प्रतीकार्थ की अभिव्यक्ति है। नाटककार हमीदुल्लाह ने अपने नाटक दरिंदे में जानवर और मनुष्यों के प्रतीकात्मक चरित्रों द्वारा नाटककार ने हमारी आदिम बर्बरता और पशुता को आज के संदर्भ में विश्लेषित किया है। ललित सहगल ने हत्या एक आकार की में गांधी जी के खून का अंतर संघर्ष प्रतीक पात्रों के द्वारा व्यंजित किया है। सुशील कुमार का सिंहासन खाली है नाटक राजनीतिक सत्ता और षड्यंत्रों का प्रतीक है। इस प्रकार साठोत्तर युग के नाटकों में शिल्प के क्षेत्र में प्रतीकों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बरकरार रही है। अगली प्रवृत्ति गीतात्मकता। गीति नाट्य एक ऐसी नाट्य शैली है जिसमें काव्य को नाट्य स्तर पर और नाट्य को काव्य के स्तर पर उद्घाटित किया जाता है। समकालीन हिंदी गीति नाट्य केवल अपनी संस्कृत अपभ्रंश से ही जुड़े हुए नहीं है, उन पर पाश्चात्य गीति नाट्य का भी व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस शैली पर दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विस्पाई, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने सूखा सरोवर, सिद्धनाथ कुमार ने सृष्टि की सांझ, नरेश मेहता ने संशय की एक रात आदि गीति नाटकों की रचना की है। संशय की एक रात में राम के मन में चलने वाला संघर्ष व्यंजित हुआ है। नाटक के प्रारंभ में इसका आलेखन हुआ है। नाटक में मुक्त छंद का सर्वत्र प्रयोग हुआ है। सहजता एवं लय की स्थिति प्रारंभ से अंत तक बनी रही है। वस्तुतः गीति नाट्य मनुष्य की सूक्ष्मतम
अनुभूतियों और मानसिक अंतर्द्वंद की सफलता के साथ रूपायित हुई है। इसके द्वारा मानव जीवन के राग तत्व उभर कर सामने आते हैं। गीति नाट्य का मूल तत्व है संघर्ष, लेकिन बाह्य संघर्ष की अपेक्षा अंतः संघर्ष का महत्व अधिक होता है। अंत में जो तत्व है या प्रवृत्ति है वह है रंगमंचीयता। नाटक और रंगमंच का अटूट संबंध माना जाता है और इस संबंध को स्थायित्व प्रदान करने का प्रारंभ सच्चे अर्थों में सन 60 के बाद ही हुआ। 1954 में संगीत नाटक अकादमी और सन 1956 में डॉक्टर लाल द्वारा इलाहाबाद में नाट्य केंद्र की स्थापना तथा सन 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना आदि कारण रंगमंच के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन लेकर आते हैं। यही प्रयास जारी रहा और आज लगभग दिल्ली में 125 रंग संस्थाओं तथा देश के अन्य हिस्सों में बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, रायबरेली, देहरादून, नैनीताल, पटना, भिलाई, नागपुर, गुवाहाटी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, जयपुर, पूना, उदयपुर, भुवनेश्वर, अजमेर, चंडीगढ़, पटियाला, बिलासपुर जैसे छोटे बड़े शहरों की अनेक सक्रिय एवं समर्पित रंग संस्थाएं हिंदी रंगमंच को समृद्ध बनाने में लगी हुई हैं। अब हिंदी रंगमंच बड़े बड़े भव्य और महंगे प्रेक्षागृहों को छोड़कर छोटे छोटे प्रेक्षागृहों तक घरों तथा स्टूडियो थिएटरों से होता हुआ मुक्ताकाशी मंच और मंच मुक्त प्रस्तुतियों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दशकों पर अगर अपन दृष्टि डालें तो पता चलता है कि अपनी तमाम मर्यादाओं के बावजूद हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में जबरदस्त रचनात्मक बदलाव आया है। नाट्य लेखक से लेकर मंचन तक नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक स्तर पर भी नाटकों के प्रदर्शनों ने उल्लेखनीय लोकप्रियता अर्जित की है। नाटक को रंगमंचीय बनाने के लिए आधुनिक या समकालीन नाटककारों ने निम्नलिखित शैली शिल्प का प्रयोग करने की विशेष प्रवृत्ति अपनाई है। पहली है ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों में नए प्रयोग, यानी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा वस्तु को आधार बनाकर वर्तमान की किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को पौराणिक पात्र पर आरोपित करके वर्तमान की पूरी समस्याओं को या वर्तमान परिवेश का पूरा लेखा जोखा अपने नाटक में नाटककार प्रस्तुत करता है। समानांतर कथानकों की योजना, यानी समानांतर कथानक यानी मूल कथानक जो है, मूल कथा जो है उसके साथ साथ अवान्तर कथा भी चलती रहती है या प्रासंगिक कथा भी चलती रहती है। जैसे प्रसंग आता है तो एक कथा आ जाती है, जैसे प्रसंग समाप्त होता है तो वो कथा समाप्त हो जाती है। वस्तु चयन में लोक कथाओं का प्रयोग, चरित्र चित्रण में नया प्रयोग, एक ही पात्र द्वारा अनेक भूमिकाओं की योजना, नामहीन पात्रों की सृष्टि, जैसे कि आधे अधूरे में काले कोट वाला पात्र एक
पात्र 2, पात्र 3, पात्र 4। मानवेतर चरित्रों का उपयोग, कम से कम पात्रों की योजना। ये कम से कम पात्रों की योजना इसलिए की जाती है कि जिससे नाटक के लिए कम से कम व्यक्तियों की ज़रूरत पड़े और नाटक जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी की जा सके। समानांतर दृश्यों की योजना, अभिनटन शैली का प्रयोग, मुखौटे का प्रयोग, यानी मुखौटे का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है। फंतासी दृश्यों की योजना, लोकनाट्य रूपों में अभिव्यक्ति की पद्धति, विभिन्न शैलियों के मिश्रण से नए नाट्य रूप का निर्माण। अंततः निष्कर्ष रूप में यह कहा जाए कि हिंदी का रंगमंच बहुत तेज़ी से कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। साथ ही नाट्य शैली की सहज, मार्मिक, नूतन प्रणाली को अपनाकर समकालीन नाटककारों ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। नाटककारों ने नाट्य रचना में लोक नाट्य शैली के विभिन्न तत्वों का उपयोग किया है। हिंदी नाटककारों ने भाषा के स्तर पर इतने तीव्र परिवर्तन स्वीकार किए हैं कि आज के नाटक का स्वरूप नया और अपूर्व लगने लगा है। समकालीन नाटककारों की यह दृष्टि रही है कि आज का नाटक सर्वसाधारण वर्ग का नाटक रहे और नाटकों के प्रदर्शन के द्वारा उनसे जुड़ता भी रहे। यानी नाटककार यह चाहता है कि जो जन सामान्य है उनकी समस्याओं को नाटकों में दिखाया जाए या उनका मंचन किया जाए, जिससे कि आम जन यही कहे कि यह हमारी समस्या है, यह हमारी अभिव्यक्ति करता है या हमको अभिव्यक्त कर रहा है। इस काल के हिंदी नाटकों के शिल्प विधान का लक्ष्य कथ्य को व्यंजित करना, नाटकीयता को उभारना एवं कलात्मक नैपुण्य को प्रदर्शित करना है। साठोत्तरी नाट्य रचना में एक नवीन शिल्प उभर कर आया है। इसमें न तो पूर्व के पूर्वांगी नाटकों का जैसा विस्तार है और न एकांकी नाटकों जैसी संक्षिप्तता। एकांकी की तुलना में यह नाटक व्यापक जीवन स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करता है। भाषिक परिदृश्य बहुआयामी हो उठा है। इस प्रकार जो नाटक है, हिंदी नाटक का विकास है, वो आज पूर्ण होता है। इस विकास को समझने के लिए आप निम्न पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक भगवती प्रसाद शुक्ल, जो प्रसाद के सभी नाटकों को अच्छी तरह से समझने में आपकी सहायता कर सकती है। हिंदी नाटक आज तक, डॉक्टर वीणा गौतम। स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। समकालीन हिंदी नाटक एवं नाटककार, डॉक्टर दिनेश चंद्र वर्मा। इस प्रकार
आप इन पुस्तकों की सहायता से हिंदी नाटक के विकास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।